विश्वराज सिंह जी मेवाड़। इनको दे आदरणीय देता हूं, एक सभापति जी, को भी दे आपने देता हूं। मुझे बजट के बारे में अपने विचार रखने के लिए इजाज़त दी, जिसके लिए आपको धन्यवाद। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को इस बजट के लिए बधाई देता हूं। पिछले कुछ दिनों से भले सदन में हो या सदन के बाहर हो, बजट के समाचार और बजट के बारे में बातें चलती आ रही हैं। इस तरह 100 करोड़, यहाँ दूसरी तरफ 1000 करोड़, 3 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट, ऐसे जो आंकड़े हैं उन्हीं के बारे में बात हो रही है। लेकिन इन आंकड़ों का मतलब क्या है? इन आंकड़ों का मतलब हम टुकड़े टुकड़े में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर हम बजट को सब साथ में ही पढ़ें और अगर 3-4 सालों के बजट अगर हम साथ में पढ़ें, अर्थशास्त्र का कुछ ज्ञान हो या अर्थशास्त्रियों से कुछ मदद लें, तभी इन आंकड़ों का मदद हम पूरी तरह से समझ पाएंगे। इसके अलावा ये तो बड़े आंकड़े हैं, लोगों में यह भी रुचि होती है कि इस बजट से उनके व्यक्तिगत तौर पर उन पर क्या असर पड़ेगा। जो कमज़ोर हैं वे सोचते हैं कि बजट में उनके लिए क्या है, जो मध्यम वर्ग है वे भी राहत की आशा रखते हैं, और जो संपन्न है वे सोचते हैं कि कहीं हमें कुछ और ज़्यादा न देना पाए। यह तो सब स्वाभाविक है। बजट की बात करें तो आंकड़े की बात तो करनी ज़रूरी है, और जो आंकड़े हैं, जो अर्थशास्त्र है, वो बजट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वे ही बजट को सीमित रखते हैं। कि बिना इन दोनों के बजट है ही क्या? एक ख्वाबों का पुलंदा। हम ऐसे ख्वाबों के पुलंदे के शिकार हो गए हैं। पहले 23-24 के बजट में जैसे घोषणा हुई थी कि एक राजकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसके लिए नाथद्वारा में गुंजोल में 80 बीघा ज़मीन आवंटन हुई थी। बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू हुआ, शिलान्यास भी हुआ, लेकिन ये सब काम हुए बिना कोई प्लान के, बिना कॉलेज के प्लान के। तो अब काम रुका हुआ है, और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि ये काम शुरू करें, कि हम विपक्ष को दिखाएं कि काम कैसे किया जाता है, और नाथद्वारा के लोगों के लिए एक उपलब्धि मिलेगी। एक दूसरा उदाहरण है, जो नाथद्वारा में जो हाईवे जा रहा है, वो हाईवे जो शहर के बीचों बीच जाता है, जिसकी जो चढ़ाव है, जिसको जो ढलान है, जिसके इतने विकट मोड़ है कि मेरे ख्याल से अगर आप उस हाईवे को उठा के कोई मगरा क्षेत्र में, कुंभलगढ़ में, ब्यावर में लगाते हैं तो जैसा है वैसे ही काम में आ जाएगा। और तो और विकट मोड़ के कारण कई दुर्घटना हुए हैं, और जो म्यूनसिपैलिटी के काम है, जब उनके नियम जो है हाईवे से मिलते नहीं है, जब काम होने में तकलीफ़ होती है। और 1 साल हो गए हैं कि नाथद्वारा में पानी के पाइप बदलने में इसी कारण मुश्किल हो रहा है, लोगों को मुश्किल पहुंच रही है। तो ये है ख्वाबों के पुलंदे से के तरीके से किए हुए काम। इन ख्वाबों से दूर रहकर व्यक्तिगत स्थिति पर ध्यान रखते हुए पिछले साल और अब की बार बजट पेश हुआ है, और इन बजट के आंकड़ों से ये तो पता पड़ता है कि आय क्या है, व्यय क्या है, लेकिन इसके अलावा ये भी पता पड़ता है कि जो सरकार है उसकी मंशा क्या है, उसके मूल क्या है, वो राज्य को किस दिशा में लेना चाहते हैं। और इन सब आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी टू साइंस इस बजट में, या जैसे हम कह सकते हैं धर्म से लेकर विज्ञान तक, सभी चीज़ में इस बजट में मिलते हैं, और सभी वर्ग के लिए, सभी उम्र के लिए कुछ न कुछ चीज़ है। उदाहरण के तौर पे 56,000 को तीर्थ यात्रा करवाना, पुजारियों की पैसा बढ़ाना, 500 विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स बनाना, स्वस्थ शिशु के लिए अंतिम 5 महीनों से गर्भवती महिलाओं के लिए अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना, दिव्यांगजनों के लिए आर्टिफिशियल लिम्ब इक्विपमेंट उपलब्ध करवाना, अन्य चिकित्सा सुविधा, फिट राजस्थान पर जोर दिया गया है, विद्यार्थियों के लिए जिम्स, स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग, ज्ञान केंद्र, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां, कैंपस इंटरव्यूज़, अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज़, श्री अन्न से बना मिड डे मील, भूमिहीन कृषि श्रमिकों को कृषि यंत्र, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट,
काश्तकार के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन, पेयजल की व्यवस्था, कर एमनेस्टी स्कीम, बिजली उत्पादन में बढ़ोतरी। अब ये सब एक सूची है और सूची से पता पड़ता है कि ये काम किस लिए हैं। और जो बाकी बजट के में जो काम लिखे हुए हैं, अगर मैं उन्हें को भी एक सूची के रूप में पढूं तो शायद जो समय मुझे दिया गया है वो कम ही पड़ेगा। नागरिकों के लिए भी नहीं, लेकिन पर्यावरण के लिए भी इस बजट में लिखा गया है। ये पहला एक ग्रीन बजट है और हमें ये ध्यान रखना है कि जो पर्यावरण के कानून हैं, जो प्रकृति के कानून हैं, वो सर्व ऊपर है। आपका विज्ञान भले कितना भी आगे हो, लेकिन लंबे तौर पर प्रकृति के कानून ही चलते हैं। शायद इसके द्वारा जो हमारा नुकसान हुआ इन सालों में, तालाबों में, पेड़ों में, मगरों में कुछ सुधार हो, जैसे मिशन हरियाली है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट पॉलिसी है, क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है, ये सब इसी चीज़ में मदद करेंगे। और पर्यावरण की जो महत्वपूर्णता है उसे स्वीकारते हुए और भी प्रस्ताव है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज अडेप्शन प्लान 2030, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज, एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन, बैलों से खेती करवाने वालों को प्रोत्साहन, वाटर हार्वेस्टिंग, हरित अरावली विकास परियोजना, ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान, ग्रीन एनर्जी, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट टू वेल्थ पार्क, प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक्स, ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म, ग्रीन ग्रोथ क्रेडिट पॉलिसी, राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड भी प्रस्तावित है। यह एक पहला ग्रीन बजट है और इसे हमें संकेत मिलता है कि जो अब पर्यावरण का जो नुकसान हुआ है उसका हम सुधार करने में लगे हुए हैं। और यह भी संकेत मिलना चाहिए कि आगे जो कार्यसूची बनती है उसमें पर्यावरण हमेशा ही होगा। और इस चीज़ को जो पर्यटक के पीछे कुंभलगढ़ हो, उदयपुर हो, नाथद्वारा में जो पर्यावरण का नुकसान करते हैं, यह चीज़ को उन्हें भी समझानी है। यह एक खुशी की बात है कि जो क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज़ की जो पहली सूची है उसमें नाथद्वारा का नाम भी है। और ये जो सामुदायिक सोलर प्लांट्स है ये भी ग्रीन प्रस्ताव में मदद ही करेंगे। इसके अलावा जो नाथद्वारा के लिए है वो जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, सूएज है, जो नहर का सुधार है, जो श्री अन्न के लिए जो आउटलेट्स हैं, जो प्रोटीन पशुहार के संयंत्र भी प्रस्तावित है, इन सभी चीज़ों के लिए मैं नाथद्वारा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। शायद दूसरे राज्य नाराज़ हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि जो हमारे देश की जो संस्कृति है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसका केंद्र राजस्थान है। और शायद आप में से कुछ मुझसे नाराज़ हो, मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों के लिए राजस्थान में एक केंद्र मेवाड़ है। और इसी धरती में जो पिछले कुछ दिन में हुआ है, जो महत्वपूर्ण सत्र में जो रुकावट आई है, ये दुखद भी नहीं है, शर्मनाक भी है। इन सालों में एक तरह से एक रीति हो गई है कि जब कोई बजट के बारे में बात करे, शायद रूखे सूखे आंकड़ों को कोई जान लेने के लिए कविता या कोई शायरी का उपयोग किया जाता है। मेरा तो यह नहीं मानना है कि कोई भी कवि या कोई भी शायर बजट से प्रस्तावित होकर अपनी कविता या अपनी शायरी लिखा होगा। खैर फिर भी इसी चीज़ में ज़्यादा गौर से न देखते हुए हम यह तो अवश्य कह सकते हैं कि यह बजट जो है ताल और सुर मिला के ही बना है। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री लाला राम जी बेरवा।